Thank you, Crest Info, for inviting all of us here. I think बहुत important topic है यहाँ पे, how digitization और digital banking can help cooperative banks to grow. So this is a very important topic because पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है. हाँ वही करते हैं. So पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रही है. हम आई थिंक कोई भी हमारे ऐसा नहीं होएगा ऑडियंस में बैठा हुआ या हम यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए जो कोई ना कोई तरीके की टेक्नोलॉजी पूरे दिन में यूज़ नहीं करते हैं. चाहे वो किसी से बात करने के लिए हो, चाहे कोई पेमेंट करने के लिए हो, चाहे कोई भी अपना काम करने के लिए हो. सो हाउ बैंक्स कैन अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी, स्पेशली कोऑपरेटिव बैंक्स, वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट. So we will start. We have a panel here. We have Nitin, we have Naseem, and we have Sumit and Sunil ji from Cooperative Bank. So we will हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे. We have few panelists start from Cooperative Bank and few panelists are from technology side. So you understand from them how cooperative banks या cooperative banks कैसे digital technology को अपना रही है. So I start with the first question to Mr. Sumit is that sir, cooperative banks how they are adopting digital banking, especially like ATM, microservices and any other digital technology, how cooperative banks are adopting and how technology can play a role in that. Yeah. Hello. So for any bank to adopt any technology, the first base is the core banking, which is a prerequisite for any other integration, because that's where all these new channels are 24/7 channels. And as I said earlier, no longer are you restricting your हाँ तो आप आपके कस्टमर जो है वो सिर्फ ब्रांच आवर्स में ब्रांच में आके बैंकिंग करेंगे, ये तो अब पुरानी बात हो गई. तो कस्टमर्स को चाहिए कि डिफरेंट डिलीवरी चैनल्स उपलब्ध हों. जैसे एटीएम, डेबिट कार्ड ये पहला हो गया, जिससे कैश विड्रॉल हो सकता है या दुकानों में या ऑनलाइन खरीदी हो सकती है, वो भी 24 घंटे. नेक्स्ट मोबाइल बैंकिंग है एंड इंटरनेट बैंकिंग. इंटरनेट बैंकिंग कोऑपरेटिव में ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं है बिकॉज ऑफ उसके जो क्राइटेरियाज है वो, बट एटलीस्ट व्यू ओनली दे सकते हैं. एंड देन न्यू चैनल्स लाइक यूपीआई एंड मोबाइल बैंकिंग के थ्रू फंड ट्रांसफर्स एंड वो सब. तो बैंक नीड्स टू सिलेक्ट अ टेक्नोलॉजी पार्टनर because there are multiple options and so banks need to जो इसमें ज़्यादा उनको कंफर्ट है और वो पार्टनर सिलेक्ट करना चाहिए और अपने CBS में उसका एंड टू एंड इंटीग्रेशन होना चाहिए. एंड सबसे बड़ी बात, बैंकों में जो डे टू डे ऑपरेशंस है और रिकन्सिलिएशन जैसी चीज़ें वो एकदम अच्छे से होनी चाहिए. तभी जाके कुछ भी इन चैनल्स के ज़रिए ट्रांजैक्शंस में डिफरेंस आ गया तो बैंक शुड इमीडिएटली नो अबाउट इट. सो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंटीग्रेशन किया या नया सर्विस दिया तो पूरी जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर नहीं है, थोड़ी बैंक की भी रहती है कि अपने सभी ब्रांचेस को और अपने टीम को एजुकेट करे और जो ब्रांच लेवल फंक्शंस है, बैंक लेवल जो है रिकन्सिलिएशन जैसे, वो एकदम सावधानी से करने पड़ते हैं. कभी कभी चार्ज बैक्स आ जाते हैं और उसकी ठीक से तहकीकात किए बिना अगर वो एक्सेप्ट कर दिए तो बैंक को लॉस भी हो सकता है उसका. तो ऐसी चीज़ें हैं जो बैंक्स को भी ध्यान में रखनी चाहिए. Thank you, Sumit sir, for your insight. He's from Sarvatra Technology. Yeah. And my next question to Mr. Sunil, he's from FinGrowth Bank. He's MD and CEO of FinGrowth Bank. So, sir, आप थोड़ा समझाएं कि cooperative banks, leading question from sir is that
डिजिटल चैनल्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एक पार्ट हुआ प्रोसेस का, बट एंड टू एंड जर्नी कस्टमर डिजिटल बैंकिंग के थ्रू ऑनबोर्डिंग में कैसे कोऑपरेटिव बैंक्स अडॉप्ट कर रही है, कस्टमर सर्विस में डिजिटल बैंकिंग कैसे अडॉप्ट कर रही है। सो जो एंड टू एंड जर्नी है कोऑपरेटिव बैंक्स या आपकी बैंक ने उसमें कुछ एडॉप्शन किया है या कैसे किया जा सकता है? कोऑपरेटिव बैंक जैसा कि आप जानते हैं करीब 1500 बैंक के आसपास हैं इंडिया में, और हर एक का जो लेवल ऑफ स्केल है वो डिफरेंट है। इसमें से 50% मोर देन 50% बैंकर ऐसे हैं जो केवल यूनिट ब्रांच बैंक है, जिनकी एक ही ब्रांच है, और बाकी बैंक की भी साइज़ जो है वो अलग अलग है। तो इस केस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि यूनिट बैंक में CBS सिस्टम या डिजिटल पेमेंट सिस्टम को हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे और उसकी कॉस्टिंग क्या वो बियर कर पाएंगे, एक सबसे बड़ा इशू ये है। दूसरा, जो बड़े बैंक हैं उनका भी जो एरिया ऑफ स्केल है वो इतना बड़ा नहीं है जो नेशनलाइज्ड बैंक या प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में। तो पर यूनिट या पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कोऑपरेटिव बैंक की काफ़ी ज़्यादा होती है। एक कॉन्फिडेंशियलिटी की भी बात है कि जब हम वेंडर सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास इतना एक्सपर्टाइज नॉलेज नहीं होता, हमारे पास इतने IT पीपल नहीं होते, या हमारे पास IT टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो वेंडर को सेलेक्ट कर पाएँ, और उस पर उसकी सर्विसेज अगर कभी बीच में डिसकंटिन्यू भी हो जाती है तो उसको टेकअप कैसे करें, उसका बैकअप प्लान। हम लोग तो अपना बैकअप प्लान रखते हैं, लेकिन वेंडर्स का बैकअप प्लान भी होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे। कभी कोई सर्विस IMPS सर्विस है, या मोबाइल बैंकिंग में आपका RTGS NEFT सर्विसेज हैं, या आपका सर्वर डाउन हो गया, या किसी वजह से 3-4 दिन के लिए अगर आपकी सर्विसेज डाउन हो जाती है तो हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम अपने कस्टमर्स को होल्ड ऑन कर पाएँ। तो उस केस में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए अगर कोई सजेस्टिव मोड अगर हमें मिल जाए कि अगर हमारा किसी वेंडर के थ्रू कोई सर्विसेज बाधित हो जाती है तो उस सर्विसेज को कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास कोई अल्टरनेटिव मोड है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आज की तारीख में जितने भी बैंक्स हैं या जो भी कस्टमर्स हैं, अर्बन बैंक्स के भी सारे कस्टमर्स जो हैं वो प्राइवेट बैंक से भी बैंकिंग करते हैं, हमारे बैंक से भी बैंकिंग करते हैं, तो दे वांट सर्विसेज इन ऑर्डर और प्रॉम्प्ट सर्विसेज उनको चाहिए। वो ये नहीं देखते कि ये अर्बन बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या प्राइवेट बैंक कर रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये हमें कोई ऐसा मोड मिल जाए जिसमें हम अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू कर पाएँ। तो मेरे साथी हैं सर्वत्र से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ इस बारे में हमें गाइड करें। ये जो अल्टरनेट चैनल्स की सर्विसेज है हम जब प्रोवाइड करते हैं तो NPCI और RBI के कुछ स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स है अबाउट उसकी बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए, और उनका हमारा आज अब हमारे सारे डेटा सेंटर में अपने हमारे पूरे सिस्टम में ऐसा कोई भी हफ्ता साल का नहीं है जहाँ पे कोई ऑडिट ना चल रहा हो। कोई ना कोई ऑडिट चलता रहता है, एंड वी आर ऑलवेज रेडी कि कोई भी आए के और हमारे सिस्टम को ऑडिट करे, और उसमें बिजनेस कंटिन्यूटी इज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो बट आपने जो प्रॉब्लम फेस किया था वो थोड़ा ऐसा था कि पूरा का पूरा सिस्टम उनका अफेक्ट हुआ था, इसलिए NPCI ने ही वो पाइप बंद कर दिया था। बट इसके लिए अल्टरनेट जैसे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान हमारे 2 डेटा सेंटर रहते हैं, आपके भी DC और DR रहेंगे। वैसे प्रोवाइडर्स के बारे में भी अभी बड़े बड़े बैंक्स मल्टीपल प्रोवाइडर्स यूज़ करते हैं, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। और मल्टीपल स्पॉन्सर बैंक्स भी, अगर आप मुझे पता है कि बहुत सारे बैंक्स के अलग अलग कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स के भी साथ बिजनेस रहते हैं, जैसे बड़े HDFC, ICICI, येस बैंक, जैसे एक्सिस बैंक। तो आप इनसे भी कुछ ऐसी सर्विसेज ले सकते हो कि अगर इनका सिस्टम बंद है तो वहाँ से चला जाए, और दैट्स बेसिकली कंटिन्यूटी का करना चाहिए। नहीं, I appreciate the views of Sarvatra, but again the question of cost
we are very small bankers, so we cannot hire two parallel service providers. So this is a very difficult for all the cooperative sector banks. So this is the one challenge we are having with cooperative bank. The second challenge is just IT people. IT people are not available, particularly in small cities. अगर हम उनको एंगेज भी कर देंगे तो वो थोड़े दिनों बाद उसको छोड़ के चले जाएंगे या उनको कोई दूसरी बड़ी कंपनी ले लेगी. देन अगेन हमें उसको प्रोक्योर करने के लिए टाइम और कॉस्ट दोनों चाहिए. तो उस पीरियड के लिए भी हम लोग अपनी सर्विसेज को प्रॉपर ढंग से कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. तो दैट इज़ ऑल्सो ए चैलेंज. थैंक यू सर फॉर द इंसाइट. मैं इसी कंटिन्यूशन में नितिन जी से क्वेश्चन पूछता हूँ. नितिन जी इज़ फ्रॉम रुग टेक्नोलॉजीज. ही इज़ अ फाउंडर ऑफ यंग पर्सन फाउंडर ऑफ रुग टेक्नोलॉजी. सो सर ने 2-3 प्रैक्टिकल चैलेंजेस बताए जो कोऑपरेटिव फेस करती है. आपके हिसाब से और क्या 2-4 चैलेंजेस हैं या थ्रेट्स हैं जो कोऑपरेटिव फेस करती है और उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उनको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है? Okay. So one of the main reason why we started Ruger is because we realized हमने एक फैक्ट हमको समझ में आया कि कोऑपरेटिव बैंक्स को वॉइस नहीं है मार्केट में. ये जो मैंने नो वॉइस तब बोला, आई एम टेलिंग इट विद अ लॉट ऑफ कॉशन कि वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हो या कैपिटल रिक्वायरमेंट हो, as simple as getting a simple QR code for a merchant is a challenge for a cooperative bank today. Despite so much advancements हुआ है in terms of like for example Sarvatra Technologies है, they are the pioneers when it comes to having partnership with the bank for providing technology. But despite all that, there is so much space. अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ कोऑपरेटिव बैंक के एक्चुअल चैलेंजेस को हम सॉल्व कर सकें. हम रूगर में वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग सब्सटैंशियल. वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग देम वाइट लेबल सॉल्यूशंस फॉर कलेक्शंस एंड पेमेंट्स, which I felt when I was before I could start this organization that getting a simple QR code for a cooperative bank merchant is a very big challenge. I hope sir also might agree with this point. So we are starting from the basics. So for me, giving more voice to the cooperative banks through the help of technology so that they can compete at par with traditional bank is one of the priority one. Second challenge is technology support. So as sir was saying that we have so much challenges when it comes to choosing the vendors, right? If sir was saying that if let's say there are 5-6 vendors for a particular case and RBI say we cannot even change the vendor just like that. RBI has so many restrictions when it comes to technology vendors. And third one is capital. Because of developing fintech solutions, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है एंड इस कॉस्ट को बेयर करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स नॉट मच ऑफ देम आर वेरी मच कॉम्पिटेंट. बिकॉज हमारे देश में लाखों कोऑपरेटिव बैंक्स है और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं. दीज कोऑपरेटिव बैंक्स नीड टेक्नोलॉजी एंड दैट टेक्नोलॉजी वी कैन गिव इट थ्रू वाइट लेबल सॉल्यूशंस एंड थिंग्स लाइक दैट. थैंक यू नितिन. मैं नसीम जी, शी इज़ फ्रॉम उदयपुर कोऑपरेटिव बैंक. I will request her if she can add कि in their day-to-day life आप कैसे इन threats को या challenges को, if you can share some experience and also how you tackle those issues. Good afternoon everyone. I am Naseem Ali and I look after the IT department for the Udaipur Urban Cooperative Bank Limited. जैसा कि हमने सुनील जी से भी सर से भी सुना कि जो हमारे रेस्ट्रिक्शंस हैं या जो हमारी लिमिटेशंस है कोऑपरेटिव बैंक्स को हमेशा उसी के साथ काम करना पड़ता है. लेकिन काम भी करना पड़ता है. वी कैन नॉट बी ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं करेंगे तो लाइक यू नो यहाँ पे बैठे हुए सब लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि इट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सो सर्वाइवल के लिए करना तो पड़ता ही है. एट्रिशन चैलेंजेस, जो फर्स्ट चैलेंज है वो है रेगुलेटर्स का.
बिकॉज हम भी वो सारी सर्विसेज देना चाहते हैं अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए एंड एक्वायर करने के लिए. आई वुड से कि द बिगेस्ट चैलेंज टुडे इज़ टू एक्वायर अ न्यू कस्टमर नया तो हम फिर भी ले आएंगे, बट टू रिटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर. बिकॉज मार्केट में हमारे पास आने से पहले कस्टमर वुड विजिट 5 other places, compare those things, and then they will ask the same question to compare our services. तो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव बैंक्स को अप टू द मार्क रहना पड़ता है, एंड दे हैव टू बी श्योर दैट जो सर्विस उनको चाहिए वो उसी लेवल पे, उसी अमाउंट पे, उसी एफिशिएंसी के साथ उनको हमारे साथ भी मिल सके. तो इसके लिए जो सबसे द biggest thing is the budget which we have, like allocated for the limited resources which we have. But we do vendor acquiring and like comparison, what is available at the best price. इसका छोटा सा एग्जांपल है ना सर, मैं इससे देना चाहूँगी कि अभी हमने भी बहुत सारे अभी प्रेजेंटेशंस में देखा कि व्हाट्सएप बैंकिंग. ओके, सो व्हाट्सएप बैंकिंग, क्यों व्हाट्सएप बैंकिंग? बिकॉज आज का कस्टमर बैंक तक नहीं आना चाहता है. एवरीथिंग एट द ईज, एंड कोविड वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल विच प्रूव्ड कि भाई घर पे बैठ के आप कैसे कर सकते हैं. बट अगर हम कॉपरेटिव्स के सेंस में वो चीज़ देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एनी न्यू थिंग विच इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू द बैंक, उसको पहले हमें एक रेगुलेटर के नज़रिए से देखना पड़ता है कि लाइसेंसिंग, आर वी अलाउड टू डू दिस, and if we are allowed to do this, how far we can go in that. So I would say कि WhatsApp banking now it is allowed to cooperative bank, but non-financial transactions I would say which would not require any additional permission from the regulators. But for financial transactions again we will have to see some regulators. So that is one thing. Secondly, CBS से जैसे सर हम आई थिंक सुनील सर मेरे साथ एग्री करेंगे कि जैसे कि बहुत सारी जो रेगुलेटर्स की, जैसे हम इनकम टैक्स की ही सारी वो देख लेते हैं, तो कभी कभी वो भी नाउ एंड देन चेंज हो जाती है और हमें वो सब इनकॉर्पोरेट करनी रहती है अपने CBS के थ्रू. नाउ वी हैव सर्टेन सर्विसेज, जबकि हम अपना KYC AML वाला भी चीज़, बिकॉज दैट इज़ वन एंड foremost thing which we have to incorporate in our system, and for that particular thing we have many added on things like CKYC, then PAN verification, eKYC. तो उसमें भी फिर सर्टेन लिमिटेशंस रहती हैं जो अभी आई थी कि आधार एंड पैन लिंकेजेस सर. सो इट वाज अ वेरी अब्रप्ट चेंज, जबकि इनकम टैक्स की तरफ से था कि जिनका आधार पैन लिंक नहीं है तो 20% आपका रिडक्शन होगा. नाउ टू एजुकेट दिस पर्टिकुलर थिंग टू अ कस्टमर इट्स वेरी डिफिकल्ट. Maybe a customer of my age or a person would understand that, but a conservative customer, like we have customer base which is like old school guy, so for them it is a challenge. So adopting is not a challenge for us, but yeah, the education and how to take up imbibe these changes within the system is a challenge. I think cooperative bank के customer को because they work with a corporation, Yeah. so they are not used to these kind of difficult task of bringing so many Yeah, papers you and have all to those make them things. understand So- first, and then now Because this they are is going always to used to comfortable banking, Yeah. face-to-face banking. So, It's a convenience banking basically, sir. Sumit sir, one more question for you basically. So how Sarvatra or cooperative banks can play a role in adoption of digital payments and technologies? जैसे मैंने कहा कि आपका बेस अच्छा होना चाहिए, एंड देन यू हैव मल्टीपल चैनल्स दैट यू हैव टू ओपन अप टू कस्टमर्स. और इसमें एक और बात है कि अभी बहुत सारे ऐसे फिनटेक्स आए हैं जो अलग अलग सर्विसेज देते हैं और बैंकिंग का बिजनेस में मदद करते हैं. जैसे आप अगर इंडिया में देखेंगे आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, मोस्ट ऑफ द आधार ज़्यादातर ये BCs के थ्रू चलता है. सो BCs आर सम लार्ज फिनटेक कंपनीज जो लास्ट माइल टर्मिनल लगाना, एजेंट को देना, वो सब करते हैं, बट दे नीड बैंक्स टू एक्चुअली प्रोसेस द ट्रांजैक्शंस. सिमिलरली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए भी कुछ फिनटेक्स ने काम किया है.
जो बैंक्स के डिपॉजिट काइंड ऑफ मार्केट प्लेस में अवेलेबल करा सकते हैं। ऐसे कई सारे दिन अभी यहाँ पर भी मैंने देखा 2-3 वेंडर्स ने LOS का किया है। तो इसमें बैंक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम KYC का रहता है, और RBI का भी अगर आप देखोगे नज़रिया इंस्पेक्शन का, और ये KYC कितना स्ट्रॉन्ग है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसी सिस्टम्स जो अलग अलग APIs प्रोवाइड करके आधार का वैलिडेशन हो या पैन का हो या अदर गवर्नमेंट IDs का, फेस ID का भी वैलिडेशन होता है, देन सिबिल का वैलिडेशन होता है। सो ये सारी इंटीग्रेट करने के वजह से बैंक्स की रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाती है और प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। सो बैंक्स नीड टू अडॉप्ट सच न्यू टेक्नोलॉजीज सो दैट उनके ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो जाए और रिस्क भी कम हो जाए। Right. Thank you, sir, for your insight. Nitin, if I can understand more from you on how fintechs can work together with cooperative banks. डेफिनेटली। सो मैं सिर्फ बहुत बेसिक चीज़ मैं बेसिक चीज़ से बात करना चाहूँगा। पहली बात है कि देश बदल रहा है, लाइक इन द सेंस नाउ द पर कैपिटा इनकम्स आर इंक्रीजिंग। Now we have traditional banking channels, private scheduled banks, private banks, PSUs bank. इसका जो deposit, if you analyze those numbers, इसके बराबर भी cooperative banks का ही deposits है। The major challenge here is ये cooperative banks को technology नहीं है। So actively, first thing is cooperative banks can partner with reputed, credible, certified by NPC and RBI fintech players to upgrade their technology. मैं जब मैं बोलता हूँ, मैं बेसिक सी चीज़, लाइक फॉर एग्जांपल किसी ने करंट अकाउंट खोला, लाइक फॉर एग्जांपल डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट, डिजिटली आप करंट अकाउंट कैसे ओपन सकते हो या सेविंग बैंक ओपन कैसे हो सकते हो, या एक्सिस बैंक के साथ फीचर है, HDFC के पास फीचर है, क्यों नहीं कोऑपरेटिव बैंक के साथ भी ऐसे फीचर्स हो। Those kind of technologies we can provide. Apart from that, issuance and acquiring. क्योंकि देखिए अभी जो D2C स्टार्टअप्स आ रहा है देश में, बहुत सारा फोकस है Tier 2, Tier 3 विलेजेस में आ रहा है, लेकिन उसका जो बैंकिंग रिक्वायरमेंट है वो कोई कैनरा बैंक में जाएगा या HDFC में जाएगा, एंड गेटिंग एक्वायरिंग सोल्यूशंस लाइक फॉर एग्जांपल पेमेंट गेटवे हो या पॉस मशीन हो, कोऑपरेटिव बैंक से चैलेंज है अभी भी। ओनली बड़ा कोऑपरेटिव बैंक्स के पास ये जो फैसिलिटीज़ है, लेकिन जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है या छोटा छोटा कोऑपरेटिव बैंक्स है जो पूरे देश में फैला हुआ है, उस बैंक को अगर हम डिजिटली सक्षम करना चाहते हैं तो वी हैव टू इक्विप देम विथ ऑल दिस टेक्नोलॉजीज फ्रॉम अ क्रेडिबल पार्टनर। सो बेसिक से बेसिक चीज़ तक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फॉर कोऑपरेटिव बैंक ज़रूरत है, स्टार्टिंग फ्रॉम डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट टू गोल्ड लोन मैनेजमेंट हो या एक्वायरिंग साइट से हो या सिक्योरिटी साइट से हो, आप किसी एक क्षेत्र नहीं, सारा क्षेत्र में वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर एक नॉर्मल कोऑपरेटिव बैंक एक HDFC बैंक के बराबर वो उसके पास सारा सक्षम होना चाहिए, और उसका जो मतलब व्हाट दे नीड फॉर दैट they have to verify and onboard some credible partners in this journey. थैंक यू नितिन। नसीम जी, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसी रिलेटेड। आप डिजिटल पेमेंट्स को कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं या आप किस लेवल पे पहुँचे हैं आज डिजिटल पेमेंट के? सर, डिजिटल पेमेंट्स को अडॉप्ट करने के लिए like our bank is trying to first adopt the things which are required. There are certain optional things also available, like opening account, or the tab banking or the phone banking which other banks are using. But for now, main जैसे मैंने आपको पहले भी बोला सर कि जो main हमारा है वो हमारा customer retention और acquiring है। तो as the doorstep banking is also like open, so we try to go at the doorstep, so opening an account, of course. Now but for technology thing, the licensing thing, like we have mobile banking active, so we partner with fintechs or we partner with vendors through which
जो हमारा आउटरीच है, जैसे कि थ्रू द वेबसाइट और थ्रू लाइक द मोबाइल बैंकिंग और थ्रू SMS और व्हाट्सएप, सो वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दोज ग्राउंड्स, बिकॉज जो मार्केट में पॉपुलर जो चीज़ें हैं जो कि अभी कस्टमर को, विदाउट दैट द कस्टमर वी कैन नॉट सर्वाइव और यू कैन नॉट मेक the banking fancy to a customer. So every new customer which is coming now, they require WhatsApp, they require the merchants which we require the QR codes, the technology. So we are trying to focus on these areas first. Thank you so much. I have one more last question for Mr. Sunil. सर, एक तरफ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ रही है, दूसरी तरफ रेगुलेटर का आई थिंक काफ़ी सारे चेंजेस है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए. एट सेम टाइम कोऑपरेटिव सेक्टर आर आल्सो सब्जेक्ट टू स्टेट कोऑपरेटिव लॉज, रजिस्ट्रार एक्सेट्रा. आप कैसे देख रहे हैं कि ये कैसे कन्वर्ज हो रही है चीज़ें, कैसे शेप अप हो रही है, ये कैसे इसको आप मैनेज करेंगे फ्यूचर में? आपने बिल्कुल सही कहा कि रेगुलेटरी चैलेंजेस कोऑपरेटिव बैंक के सामने बहुत ज़्यादा हैं. जो प्रोडक्ट प्राइवेट बैंक्स या नेशनलाइज्ड बैंक्स प्रोवाइड करते हैं वो कोऑपरेटिव बैंक उसको इमीडिएटली प्रोवाइड नहीं कर सकता. उसके लिए कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए या कैपिटल बेस चाहिए. वो छोटे छोटे बैंक हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. जैसे अभी हम लोग RTGS NEFT सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. वो सर्विसेज हम केवल 12 आवर्स तक वैलिड रहती है, जबकि नेशनलाइज्ड एंड प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो 24/7 प्रोवाइड करते हैं. तो वहाँ एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आजकल कस्टमर भी बहुत ज़्यादा एजुकेट हो गया, उसको भी सर्विसेज चाहिए, इंस्टेंट सर्विसेज चाहिए. तो वहाँ हमें कस्टमर को होल्ड करने के लिए बड़ी मुश्किल आती है. सेकेंडली, इसी तरह से अब इंटरनेट बैंकिंग है. अब इंटरनेट बैंकिंग में व्यू ऑनली और इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, उसके लिए भी रेगुलेटरी कमिटमेंट हमें कुछ करने पड़ते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करना पड़ता है. वो हर बैंक के लिए पॉसिबल नहीं है. तो इसमें मेरा यही सजेशन है कि रेगुलेटर्स को थोड़ा सा लिबरल व्यू लेते हुए कोऑपरेटिव बैंक भी अपनी बैंकिंग सर्विसेज को अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पाएँ. तो इसमें वो अपना अलाउ करें उनको भी, और उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है, अब नेचुरली स्मॉल बैंक्स के लिए वो पॉसिबल नहीं होगा. तो कुछ ऐसा इंसेंटिव देवें, चाहे इनकम टैक्स में ही दे देवें, कि भाई अगर हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसके लिए हमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसमें वो टैक्स में कोई रिबेट मिल जाए, या इस तरह का जैसे प्राइवेट कंपनीज़ को भी मिलती है उस तरह की हमें फैसिलिटी अगर रेगुलेटर देता है. तो मैं नहीं समझता कि कोई भी कोऑपरेटिव बैंक डिजिटल सर्विसेज या डिजिटल पेमेंट सर्विसेज को अडॉप्ट करने से हेसिटेट करेगा. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास सबसे बड़ा चैलेंज कैपिटल को लेके ही है, क्योंकि हमें डिपॉजिटर के बेस पे ही चलना पड़ता है. ना हमें कोई बजटरी सपोर्ट होता है, ना हम कोई कैपिटल मार्केट से कैपिटल रेज कर सकते हैं, और सब कुछ डिपेंडेंट है वो हम डिपॉजिटर पे ही हैं. तो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एक सबसे बड़ा चैलेंज है कोऑपरेटिव बैंक के सामने. उसके लिए भी जैसे नई फिनटेक कंपनीज़ वगैरह आई है, वो डिपॉजिट करंट अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स मोबिलाइज़ करने में हमारी मदद कर सकती है. तो हमें उनकी तरफ भी उनकी सर्विसेज भी हमें लेनी चाहिए, सो दैट हमारा डिपॉजिट बेस बढ़ जाए. तो डिपॉजिट बेस बढ़ने से फंड बेस बढ़ेगा, और उसके साथ ही फिर हम लोग जो भी डिजिटल पेमेंट की जो अमेनिटीज़ हैं, जो लेटेस्ट अमेनिटीज़ हैं, वो हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. थैंक यू. मिस्टर नितिन, what are your views on this particular topic, that how IT companies can play important role in terms of helping cooperatives complying with regulations and increasing compliance burden on them? It's a very very important question, because देखिए टेक्नोलॉजी एक डबल एज स्वॉर्ड है. वी हैव अ सिनेरियो वेयर बहुत सारा लाखों कोऑपरेटिव बैंक्स है देश में, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है. नाउ ऑन द अदर हैंड, टेक्नोलॉजी लिया तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है. हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि बिकॉज टेक्नोलॉजी को दुरुपयोग कर सकते हैं, कि क्या हम टेक्नोलॉजी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. तो इट्स अ फाइन बैलेंस है. जो IT कंपनीज़ को एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विथ वॉट एवर द सोल्यूशंस दैट दे आर डेवलपिंग, साइबर थ्रेट को
दिमाग में रख के वी हैव टू डिज़ाइन इट. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द पेस at which the digital transformation is happening is so crucial that it can make or break the whole banking ecosystem. क्योंकि हर रोज़ हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि उधर फ्रॉड हुआ, इधर, मतलब साइबर फ्रॉड की बात कर रहा हूँ मैं. ये टेक्नोलॉजी का कंपनीज़ का बहुत वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल इन आवर कंपनी वी हैव एन एडवांस्ड FRM जिसमें हम किसी भी ट्रांजैक्शन को ये फ्रॉडुलेंट है या नहीं है हम बोल सकते हैं. जब हम कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हैं उसका सिर्फ KYC डॉक्यूमेंट्स देख के हम बोल सकते हैं कि भैया ये क्या है, इसका क्या सीन है. सो इन दैट वे we have a lot of responsibility, and IT companies have a big role and I would say moral responsibility. Yeah. थैंक यू. नसीम जी, आप किसी तरीके से टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं फॉर रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस और टू रिड्यूस योर बर्डन ऑफ रेगुलेटरी? So just regulatory compliances to maintain your digital payments up without any restrictions, because we are a direct member bank of RBI, so we have 24/7 permission to be. So for that, the first and the foremost thing which was initiated through RBI was the CSRF. I think जो member banks हैं उनको पता होगा कि CSRF का हमें एक gap assessment करने को बोला था. So that RBI CSRF has 108 points towards cyber security, and RBI wanted like the assessment through a certain impaneled auditors, and you have to be 95% plus compliances towards those to give your services or to keep your services uptime like round the clock. So that was initiated and we have successfully completed that also. And for regulatory compliances, like through NPCI, we have like this quarterly compliances going through self-attestation portals and everything. So which member banks have to initiate themselves and close them quarterly. So we are doing that. Plus we have internal auditors twice a year visiting for audits and everything. So we try to be up to date with the audit requirements to keep our services on. Thank you so much. I think we are done with most of the questions. Any questions from audience for any of the panel member would be most welcome. Anyone, if has any question, they can raise their hand. ठीक है, thank you so much. Thank you all the panelists for insight on digital transformation and banking for cooperative banks. Thank you so much.